हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो सेशन। और आज का वीडियो लेक्चर लेके आ रहे हैं फॉर क्लास 11 स्टूडेंट्स। क्लास 11 के लिए सेंटर ऑफ मास बेस्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि आपको किस तरह से, है ना, किस तरह से एक सिचुएशन में बेसिक फार्मूला को कहाँ सोचना है, कहाँ उसको अप्लाई करना है। आप सोच रहे हो कि हर जगह से बेसिक फार्मूला ही क्यों है। यस, हर जगह तो बेसिक फार्मूला ही लगेगा। हाँ, अब जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जो जेईई या नीट जैसे एंट्रेंस में पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन है, उसमें भी वही बेसिक फार्मूला लगेगा, लेकिन उसमें आपको एप्लीकेशन को प्रॉपर ठीक ठाक लगाना है ना। तो जैसे मैंने कहा कि जो प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें हम लोग एक बेसिक फार्मूला का एप्लीकेशन को सीखेंगे कि उसको किस तरह से कोई प्रॉब्लम में कैसे अप्लाई करना चाहिए। बार बार कह रहा हूं कि बेसिक फार्मूला ही आपको समझना है, उसका एप्लीकेशन पर ध्यान देना है कि कौन सा न्यूमेरिकल में कौन सा फार्मूला लग रहा है, और उसका रीजनिंग पे आपको ध्यान देना है कि क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, है ना, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन जो जेईई मेन या नीट दोनों के लिए ही बहुत एप्लीकेबल क्वेश्चन हो सकता है, बहुत इजी क्वेश्चन होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत आसान होगा। तो मान लो मैं दो इंक्लाइन प्लेन लिया, एक θ1 एक θ2, ठीक है, और ये अरेंजमेंट कुछ इस तरह से रखा। लेट दिस इज ब्लॉक ए, ये ब्लॉक बी। दोनों का मास सेम ले लिया। ये एक फिक्स सरफेस है, ये सरफेस फिक्स्ड है, ये मूव नहीं कर रहा है। एंड ऑल सरफेसेज आर स्मूथ, सभी सरफेसेज यहाँ जो है वो स्मूथ सरफेस है। अब ऐसा कंडीशन में अगर पूछा जाए कि व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इस क्वेश्चन में जो ए और बी जो दो ब्लॉक है, दोनों का इक्वल मास है m ईच। दोनों ब्लॉक का ए एज वेल एज बी दोनों का मास वैल्यू सेम है। तो ऐसे कंडीशन में अगर पूछा जाए कि ए और बी का जो सिस्टम है उसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो क्या करेंगे। देखो, दोनों का जो मूवमेंट है वो अलग अलग लाइन में है, दोनों ही इंक्लाइन प्लेन में है। एक θ1 इंक्लिनेशन पे, दूसरा θ2 के इंक्लिनेशन में। तो फ्री बॉडी अगर डायग्राम करें फॉर इंडिविजुअल ब्लॉक, तो ये होगा उसका वेट mg का जो कंपोनेंट्स बेस्ड ऑन एंगल θ1 टूटेगा ऐसे, ये बनेगा θ1, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका mg cos θ1, इधर बन जाएगा mg sin θ1। कनेक्टेड स्ट्रिंग है तो इधर टेंशन T। ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम रिलेटेड टू द ब्लॉक ऑफ मास m आइडेंटिफाइड एज A। इधर θ2 पे दूसरा इंक्लिनेशन है, यहाँ भी एक ब्लॉक है सेम मास m आइडेंटिफाइड एज B। इसका फ्री बॉडी डायग्राम करें तो वेट mg स्टिल एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, इसका भी कंपोनेंट रेजोल्यूशन होगा, यानी कि ये हो गया आपका mg cos θ2, इधर हो गया mg sin θ2। Tension of the string must be this way because one light inextensible string only connecting A and B। तो अब सवाल है कि इसमें दोनों ही ब्लॉक पर अपवर्ड अलोंग द इंक्लाइन प्लेन में ऊपर की तरफ दोनों ही ब्लॉक में सेम फोर्स, लेकिन दोनों ही ब्लॉक में डाउन द इंक्लाइन प्लेन डिफरेंट फोर्स काम कर रहा है ना। तो अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि यहाँ जो भी ग्रेटर होगा, इफ एक कंडीशन मान लिया कि इफ θ1 इज ग्रेटर देन θ2, देन ऑब्वियसली देन mg sin θ1 जो है ना, वो ग्रेटर देन mg sin θ2 होना चाहिए, क्योंकि एक्यूट एंगल में साइन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिकली थीटा जब 0 से π/2 के बीच में होगा, यानी एक्यूट एंगल रेंज होगा, तो उसमें साइन थीटा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो यानी कि इंक्रीजिंग फंक्शन कहने का मतलब है कि थीटा का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा साइन थीटा का भी वैल्यू बढ़ेगा। तो अगर θ1 θ2 से ज़्यादा है, यानी कि साइन θ1 का वैल्यू साइन θ2 से ज़्यादा है।
और साइन थीटा 1 का वैल्यू साइन थीटा 2 से ज़्यादा है, यानी कि mg साइन थीटा 1 इज मोर देन mg साइन थीटा 2, है कि नहीं। चलो ठीक, तो इससे ये तय हो गया कि दोनों ब्लॉक में अप द इंक्लाइन प्लेन देखो फोर्स इक्वल है, दोनों में ही इंक्लाइन प्लेन में ऊपर जाने वाला फोर्स इक्वल है, बट नीचे जाने वाला फोर्स डिफरेंट है। तो अब नीचे जाने वाला फोर्स में जो ज़्यादा होगा वो कंपेरेटिवली नीचे उतरेगा और बीइंग कनेक्टेड ब्लॉक दूसरा ऊपर जाएगा, यानी कि mg साइन थीटा 1 अगर कंसिडर कर रहे हैं कि mg साइन थीटा 2 से ज़्यादा है, इसका मतलब ब्लॉक ए विल स्लाइड डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन ए, और उतना ही एक्सेलरेशन से ब्लॉक बी ऊपर की तरफ जाएगा अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। ये सिचुएशन हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में कनेक्टेड बॉडी सिस्टम में करते हैं, या आप भी सवाल बना चुके होंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से। तो अगर हम लोग यहाँ ए कैलकुलेट करें तो वो हो जाएगा mg इंटू साइन ऑफ थीटा 1 माइनस साइन ऑफ थीटा 2, है ना, डिवाइडेड बाई m प्लस m, डबल मास है ना, टोटल मास, कारण कंबाइंड सिस्टम का नेट फोर्स होगा mg साइन थीटा 1 माइनस mg साइन थीटा 2 डिवाइडेड बाई टोटल मास। तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं दिस इज g/2 इंटू साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2। तो क्या ये एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है? नहीं, ये तो इंडिविजुअल एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एज वेल एज ब्लॉक बी है, ठीक है ना। ये क्या है? इंडिविजुअल एक्सेलरेशन। ये ए का जो वैल्यू आया वो ब्लॉक ए का भी न्यूमेरिकल वैल्यू है और साथ ही साथ ब्लॉक बी का भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है। इसका मतलब समझ में आया कि इसका एक्सेलरेशन जितना मैग्नीट्यूड है इसका भी एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड सेम है। अब सवाल है तो सेंटर ऑफ मास का कैसे निकालेंगे? अब इसमें दो बातें देखो, कुछ क्वेश्चन में कुछ मटेरियल में इस तरह का है कि थीटा 1 प्लस थीटा 2, केस 1 इसमें बात करते हैं फर्दर, केस 1 कि इफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 ये दोनों मिलके अगर π/2 है तो ऑब्वियसली ये भी π/2 होगा। अगर वैसा है, जैसे कि मैं कंडीशन एज्यूम कर रहा हूँ थीटा 1 प्लस थीटा 2 अगर π/2 है तो ये भी π/2, तो उस केस में कह सकते हैं ब्लॉक ए का जो इधर का एक्सेलरेशन है और इधर जो ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन है ये दोनों के बीच में 90 डिग्री है। दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ए एंड दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक बी। तो अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालना है तो रिजल्टेंट होगा, है ना, यानी कि ACM निकालेंगे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो वो लिखेंगे m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए वेक्टर प्लस m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बी वेक्टर। वेक्टर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होगा उसका जो डायरेक्शन है वो नाइदर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ब्लॉक ए नॉर इट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ब्लॉक बी। ए के डायरेक्शन या बी के डायरेक्शन, दोनों में से किसी एक के डायरेक्शन में एक्सक्लूसिवली नहीं होगा क्योंकि दोनों एक लाइन पर है ही नहीं। तो एक्चुअल होगा क्या, अगर मैं को इनिशियल वेक्टर की तरह इसको डील करूं ताकि ये एक्सेलरेशन ऑफ ए है और ये एक्सेलरेशन ऑफ बी है, ठीक है ना, तो जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आएगा वो कहीं ये होगा, दिस इज द ए रिजल्टेंट, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इस तरह से आ जाएगा। लेकिन इसका दूसरा तरीके से भी आप सोच सकते हो, जैसे कि आप ये सोच सकते हो कि ये जो एक्सेलरेशन ऑफ ए है इसको अगर मैं दो कंपोनेंट में तोड़ दूँ तो ऐसा होगा, बढ़िया। और जो दूसरा एक्सेलरेशन, अब आपको सवाल ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको लगेगा कि ये मैं वेक्टर रिजल्टेंट के जैसा क्यों बता दिया कि रिजल्टेंट एक्सेलरेशन विल बी दिस वन। उसी को क्लियर अप करने के लिए ये जो ए का एक्सेलरेशन है उसका मैंने दो कंपोनेंट लिया, मान लो ए ऑफ ए अलॉन्ग एक्स, हॉरिजेंटल लाइन को एक्स लिया तो ये हो गया ए ऑफ ए अलॉन्ग वाई। उसी तरह इधर जो एक्सेलरेशन ऑफ बी है उसको तोड़ेंगे तो इधर आएगा एक्सेलरेशन ऑफ बी अलॉन्ग एक्स और ऊपर जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ बी अलॉन्ग वाई। तो ये सभी वेक्टर्स है। तो देखो मैग्नीट्यूड वाइज ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा।
एक्सेलरेशन ऑफ ए का जो डाउनवर्ड वेक्टर है और एक्सेलरेशन ऑफ बी का जो अपवर्ड वेक्टर है, ये दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देगा। हाँ, डिपेंडिंग ऑन, अब सवाल है ऐसा कन्फर्मली कैसे कह सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन इफ दिस इज 45 डिग्री, अगर ऐसा है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये दोनों कंपोनेंट कैंसिल नहीं होगा। इफ दिस एंगल अल्फा, इसको माना इफ अल्फा 45 डिग्री, तब ये कैंसिल होगा। इफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू 45 डिग्री, ये वाला एंगल 45 से ज़्यादा हो या कम हो, इन दैट केस ए रिजल्टेंट जो होगा वो कैसे होगा, देखो, एक्सेलरेशन ऑफ ए प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बी, है ना, दोनों का जो एक्स कंपोनेंट है वो ऐड होगा, प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी अलोंग वाई, ये होगा। कारण है अब ऊपर वाला भी ज्यादा हो सकता है नीचे वाला से, यानी कि बी का वाई कंपोनेंट ए के वाई कंपोनेंट से ज्यादा हो सकता है, या वाइस वर्सा, उल्टा भी हो सकता है, इसलिए मैंने जस्ट डिफरेंस लिखा। तो ये कॉन्सेप्ट है, कहने का मतलब है कि हम लोग, अब ये मैं इसलिए कराया, ये प्रॉब्लम कराने के पीछे कारण क्या है वो भी समझ लेते हैं, है ना, जरूरी है, क्योंकि आपको लगता है कि फॉर्मूला तो सीधा हम लोग यही पढ़ते हैं कि CM इज इक्वल टू M1A1 प्लस M2A2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। तो भाई यहाँ M1 का एक्सेलरेशन है, M2 का भी है, वो तो मिल गया है, तो क्यों नहीं दोनों को सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो नहीं, सवाल है कि ये डायरेक्ट ये तब लिखते हैं व्हेन A1 A2 आर along सेम लाइन, सेम स्ट्रेट लाइन। जब A1 A2 सेम स्ट्रेट लाइन में होता है तभी जाके हम लोग डायरेक्ट दोनों का एडिशन कर देते हैं मैग्नीट्यूड को, ठीक है ना। लेकिन जब कभी A1 A2 डिफरेंट इन डायरेक्शन होगा तब डायरेक्शन ऑफ ACM विल बी नाइदर अलोंग A1 नॉर अलोंग A2, तो वो ACM का डायरेक्शन विक्टोरियली ही निकाला जा सकता है। इसीलिए इस बात को समझाने के लिए मैंने ये प्रॉब्लम पिकअप किया आपके लिए, है ना, क्योंकि मैं देखा ये कॉमन एरर है कि ये ए निकालने के बाद बच्चे क्या करते हैं, MA प्लस MA डिवाइडेड बाई 2M, यानी ACM इज ए बता के छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्लियर होना चाहिए आपका। तो ये बहुत ही यूजफुल प्रॉब्लम है, किस चीज़ के लिए, कि आप इस फॉर्मूला का जो इस्तेमाल करते हैं, है ना, तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल का फॉर्मूला आप जानते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि फॉर्मूला जानने के बाद भी बहुत ही सिंपल सा इस तरह का कॉन्सेप्चुअल एरर, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक आप कर देते हो। तो क्या होता है कि फॉर्मूला जानते हो, चैप्टर समझते हो, इसके बाद भी उसे जब न्यूमेरिकल बनाने का समय आया या स्कोप मिला तो आप गलत कर दिए, रॉन्ग हो गया आपका आंसर, है ना। तो इसीलिए आपको इस तरह से कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है, थॉरोली पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, हर एक चीज़ को बारीकी से अंडरस्टैंडिंग के साथ सीखना है। ओके, सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर, और अगर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं एक बार फिर से आपको कहता हूं कि हमारे चैनल में एक फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रहा है जो JEE मेन और नीट दोनों कैटेगरी के लिए है। हम लोग इसमें क्लास 11, क्लास 12 और रिपीटर तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स को, तीनों सेगमेंट के स्टूडेंट्स को वेलकम कर रहे हैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए। ये टेस्ट IIT जोन ट्यूटोरियल का मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा लिया जा रहा है। तो अगर आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, ठीक है, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, IIT जोन ट्यूटोरियल। डिस्क्रिप्शन में भी दिया है उसका लिंक, या आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। और डाउनलोड करने के बाद जैसे आपको वेलकम मैसेज आता है, आप अपना क्लास, कौन क्लास में है, क्लास 11, क्लास 12 या रिपीटर, वो मेंशन कीजिए। और साथ में ये मेंशन कीजिए कि आप कौन सा टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, JEE मेन या नीट। अगर आप ऐसे करते हैं, अगर सिर्फ डाउनलोड करके छोड़ देते हैं, तो फिर हम लोग आपको रिलेटेड बैच में ऐड नहीं कर पाएंगे अनलेस एंड अनटिल यू मेंशन अबाउट द पर्टिकुलर एग्जाम फॉर विच यू वांट टू अपीयर फॉर द टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एब्सोल्युटली फ्री है, कोई फी, आपको कोई पैसा नहीं खर्च करना है। लेकिन इसके बावजूद भी आपको मेरा और मेरे टीम वर्क का एक फुल फ्लेजेड सपोर्ट मिल जाएगा टिल द एग्जामिनेशन
फॉर अ वाइड रेंज ऑफ टेस्ट, जिसमें कुछ पार्ट टेस्ट होंगे, कुछ फुल टेस्ट होंगे, और हर टेस्ट का आपको प्रॉपर एनालिसिस मिलेगा, स्कोरिंग तो मिलेगा ही, एनालिसिस मिलेगा और उसके साथ उसका सॉल्यूशंस भी मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टेस्ट सीरीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। चाहे आप इवन क्लास 11 में हैं तभी आप ज्वाइन कर सकते हो। कारण है कि पार्ट टेस्ट जो है शुरू में वो 11 बेस्ड है, तो इससे आप 11 के बच्चे भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे हिसाब से ये करना भी चाहिए, क्योंकि आपको एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि आप खुद अपना प्रिपरेशन को चेक कर सके। ओके, सो अगला वीडियो में मिलते हैं विथ अनदर इंटरेस्टिंग डिस्कशन। कुछ और डिस्कस करेंगे आपके लिए, कुछ बहुत ही यूजफुल, बहुत ही इफेक्टिव और कॉन्सेप्ट बेस्ड। टिल देन, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।